कुणाल ने कहा, समझती क्या है वो अपने आप को। कुणाल की आवाज सुनते ही कामनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने कुणाल से कहा। कामिनी ने कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ये सुनकर चौंका, लेकिन तभी कामिनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड खराब मत करो ना, प्लीज। लेकिन कुणाल ने कामिनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामिनी और ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया। समझती क्या है वो अपने आप को। 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इससे पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था। अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों की लालच थी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विद मी। मैंने तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करो। मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से कामिनी ने कहा, जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना आ जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों को जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकाएगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम।
अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशन का फायदा कैसे उठाया जा सकता था। इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती अनिका। कामनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और नासमझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। यह देख कर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी से बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामनी बात खत्म करे, अनिका ने कामनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था, उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थी। अनिका गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। कामनी ने बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी, तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं के दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उससे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी कि वो तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर फोन उठाकर कहा, अनिका बेटी कैसी हो, क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। अनिका अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी की मालकिन हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना। मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, और जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल,
उसकी कोई जरूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटकर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी तो क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई। इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। इसलिए अब कामनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाकर देगी। इसीलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल की रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन है आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक पर्स और रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह में डाल दी और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। यह देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स कर क्या रहे हैं। तभी एक टॉल, स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन, स्टबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में रोहित मारवाहा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नजर अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक के बाल और सिंपल पहनावे में निखरती उसकी खूबसूरती को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित बोल क्या रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इंटरेस्ट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलीशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सी यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की ये बात सुनकर पकड़ लेता है और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल मेरी है।
तब तो यह भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली मां नहीं चाहिए। इसलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो, तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नजरों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता था वह, स्टे अवे फ्रॉम माई सन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक शक पका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। न जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया, और इसलिए मुड़कर अनिका को देखने जाता है। तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वो पांव पटक कर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने ही वाला होता था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया, जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। अनिका के गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजिन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर आवाज निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। ना वो किसी के पास जाते हैं, ना कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब सोच ही रही थी कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद यह तक भूल चुके थे कि वो कामनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहां गौतम, कामनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। कामनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। कामनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा था और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज कामनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को यह तोहफा। गौतम ने कुणाल के डाइवोर्स पेपर थमा दिया। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजाकिया अंदाज में कहा,
बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्द ही तुम्हारी और कामनी की शादी कर देंगे। यह सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर है। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक न मेरे घर वाले शादी करवाएंगे न मैं करूंगा। कुणाल आखिरी पेग नीट पी लेता है और वहां से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाई अनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफे पर फेंक कर पांव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईडी हेड सैम को फोन लगाया। रोहित काफी डोमिनेट आवाज में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर से पूछता है, यस यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वह मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहां भी होगी मैं उसे टॉर्चर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। सेम के लिए यह काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेगा, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फोन काट दिया। तभी इसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24th फ्लोर पर पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। आर्यन की आवाज, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस ना हो उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था।
आर्यन बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। ना कभी कोई जिद करता, ना कभी किसी को परेशान करता। उसके इस स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। आर्यन ने ना कभी कुछ चाहा न मांगा। फिर आज अचानक ये चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों? रोहित ने आर्यन के कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी सनी बड़े ही जासूसी भरे अंदाज में बोला, ब्रो, मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को ये विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था और फिर वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। सनी की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर रोहित ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सनी ने पहले तो उस प्राइवेट रेजिडेंटल सूट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा और फिर उसी दबी आवाज में कहता है, भ्रू, ये सामने वाली ब्यूटीफुल दीदी को मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सनी के सर के पीछे एक तपली मारते हुए गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित का ऑर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऑर्डर को फॉलो ना करे। सनी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। रोहित बालकनी में गया और फिर ऊपर टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशनल के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। सुबह का वक्त था। रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। एक बार उसने बेंगलुरु से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना ही कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और जो जन्मा ही नहीं था वो गायब कैसे हो सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर है। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त के जरिए उस पंकज का नंबर ढूंढने में लग गई। तभी अनिका के फोन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसकी फ्रेंड ने पंकज का नंबर शेयर किया था। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। वो रिया से थोड़ा दूर बालकनी की रेलिंग के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रिया उसकी ये बातें सुने। दूसरी तरफ पंकज फोन उठाता है। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था और फिर आखिर में अनिका बोली, पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिसमें मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस के से वाकिफ था, इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारा जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीद कम होती नजर आ रही थी। पंकज भी मानो अनिका की चुप्पी से उसकी उदासी भाप गया हो। वैसे उसने मायूस अनिका को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड मनाली में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो अगर वही से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद
ने ये अनिका गहरी सोच में डूब गई और वो अपने अंगूठे को दांत के बीच दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगी। वो सोच रही थी कि क्या पंकज ने जो कहा वो सच था, और अगर वैसा है भी तो डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों ना कुणाल के जरिए कोई इंफॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। अनिका फट से बेडरूम में जाकर चेंज करती है। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसे उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अनिका जीन्स और कुर्ती पहनकर बाहर आई। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। अनिका ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर अनिका ने फिर से रिया को आवाज लगाई, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया ने बालकनी से ही आवाज दी, नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। अनिका ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ी तो अचानक उसके पांव वहीं जम गए। लिफ्ट के पास रोहित और सनी खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था। कुछ देर तो रोहित अनिका को और अनिका रोहित को बस देख ही रहे थे। रोहित ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से रोहित एकदम फिट था। रोहित को देखकर किसकी भी यंग लड़की की नजर रोहित से हटती नहीं थी। अनिका की भी नजरें रोहित पर जम चुकी थी, मगर अनिका की वजह कुछ और थी। वो जान चुकी थी कि सब उसने रोहित को पागल कहा, तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। थोड़ी देर अनिका अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहाँ वहां देखने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित सीधा लिफ्ट के अंदर गया। सनी भी अनिका को एग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट के ले लूंगी। तभी लिफ्टमैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वो ही लिफ्ट में जाना पड़ा। रोहित या सनी को ना करना पड़े, इसलिए अनिका दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे से पीछे खड़े रोहित और सनी की शक्लें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका सोच रही थी कि आखिर ये उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। अनिका के हाव भाव से रोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की उसके नजदीक आना चाहती थी या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मगर पास खड़ा सनी अनिका की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट लग रहा था, इसलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर में अनिका से पूछ ही लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला? अनिका थोड़ी देर शांत रही, फिर कुछ सोचकर अचानक उसने लिफ्टमैन से पूछा, इस होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? ये सुनते ही अब तक कंट्रोल कर रहा सनी भड़ककर बोला, हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योरिटी होटल है। अनिका भी अब झगड़े का मूड बना चुकी थी। वो फिर लिफ्टमैन से बोली, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। एक्चुअली कुछ डाकू आए और आइसक्रीम लूट कर चले गए। सनी अपनी वीडियो गेम पॉज करके और अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखते फुल ऑन झगड़े के मूड में मैदान में उतरा। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू कहा? अब अनिका टर्न होकर सीधे सनी की तरफ मुड़ी और उसको कहने लगी, हाँ कहा, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने मेरी बेटी को दिया प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित ने तुरंत इंटरफियर करके पूछा, क्या मतलब? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी?
अनिका रोहित की ये बात सुनकर कुछ हैरान हो गई और बिना कुछ बोले उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। रोहित को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी अनिका के बारे में सोच रहा था वो शब्द शायद गलत हो सकता है। उसको समझ में आने लगा कि अनिका आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी, आर्यन के लिए नहीं। इसी के साथ रोहित का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। रोहित एक जेंटलमैन की तरह अनिका को लेडीज फर्स्ट का इशारा करते हुए उसके लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता देता है। अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। रोहित ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सनी से कहा, मुझे लगता है कि हम इस लड़की के बारे में जो सोच रहे थे वह गलत था। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो अपनी बेटी के लिए लाई थी। सनी अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुक कर बोला, नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। देखा नहीं, जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें। रोहित को लगा अब सनी फिजूल बात को आगे बढ़ा रहा था। रोहित ने उसे वहीं चुप हो जाने का इशारा किया। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। कुणाल दरअसल सुबह से आकर होटल की वेटिंग एरिया में बैठा था। जिस लड़की को वो मिलना चाहता था ना वो तो उसका नाम जानता था ना ही रूम नंबर, मगर उसे पता था कि पूरे दिन में वो कभी ना कभी तो नीचे उतरेगी ही। और जैसे ही उसने सोचा था अनिका उसे लिफ्ट से निकलती हुई दिखी और उसे देखते ही बिना वक्त गवाए कुणाल उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुलदस्ता अनिका की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज। मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। कुणाल अनिका को मौका देकर पूछ लेता है, यही बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगी। अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उससे बात आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स। अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी, फिर हाथ मिलाकर उसने कहा, रागिनी। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुणाल झुककर अनिका को आगे चलने का इशारा करता है। अनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब में 500 की नोट निकालकर दरबान को देता है। अनिका और कुणाल होटल से कुणाल की कार में बैठकर निकल गए। ये सारा सीन रोहित और सनी देख रहे थे। रोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में रोहित ने अनिका का नाम पढ़ लिया था। फिर उसने कुणाल को अपना नाम रागिनी क्यों बताया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। तभी सनी ने रोहित से कहा, देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाना इस लड़की की हॉबी लगती है। भैया, यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को इस लड़की से दूर रहना चाहिए। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है ये लड़की, क्या है
इसका असली रूप? क्या है इसका सच? कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने में किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। तभी कुणाल चेयर पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22। बस अनिका इसी मौके की तलाश में थी। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। यह सुनकर कुणाल को लगा कि रागिनी को भी कुणाल में इंटरेस्ट है। कुणाल स्टाइल से पूछता है, अच्छा जैसे कि? अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो, वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, है ना? कुणाल हैरान होकर पूछता है, रागिनी तुम यह सब कैसे जानती हो? अनिका कुणाल के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछो तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। कुणाल अपने सनग्लासेस उतारकर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई। बस। अनिका कुणाल की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतनी ही? कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। तो अनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा कहाँ है? यह सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो, वैसे अटक अटक के वो बोला, वो बेटा नहीं? कौन बेटा? अनिका का पारा अब पूरी तरह चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधे ही पूछ लिया, उसका बेटा? उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशन पढ़ लिए हो, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है मत बताओ, मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वहां से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको बताता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कहानी को कंटिन्यू कर पाते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।